बिल्कुल, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को दोबारा से गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे करनाल के अंदर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि पर्यटन स्थलों की। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। हम बात करेंगे पर्यटन स्थलों की। कौन कौन से टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है? पर्यटन का मतलब क्या होता है? पर्यटन का मतलब होता है लोग, जहां पर लोग जाएंगे अपने अलग अलग पर्पज से। बच्चों, लोगों को ही क्या बोला जाता है? पर्यटक बोला जाता है। और जहां पर पर्यटक जाएंगे जिन स्थानों पे, उन्हें हम पर्यटन स्थल बोलेंगे। तो सबसे पहले यहां चर्चा करें। तो बच्चों, सबसे पहले यहां पर है एक तालाब, एक झील, जिसे बोलते हैं कर्ण तालाब। कर्ण तालाब इसे बोल सकते हो, कर्ण झील आप इसे बोल सकते हो, या इसे चक्रवर्ती झील भी आप बोल सकते हो। चक्रवर्ती झील। और आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ है, तो आप लोगों को बच्चों उचाना बोलना है, उचाना। अब आप बोलोगे कि सर उचाना तो जींद में है, लेकिन उचाना सिर्फ जींद में नहीं, उचाना करनाल में भी है। और ये उचाना बच्चों करनाल जिले का उचाना है, जहां पर कर्ण तालाब या कर्ण झील है। बताया जाता है ये वही तालाब है जहां पर भगवान इंद्र के मांगने पर सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा अपने कवच कुंडल क्या है, दे दिए गए थे दान में। और जिसके बाद बच्चों अर्जुन ने कर्ण का क्या किया था? वध किया था। इसी तालाब के किनारे खड़े होकर सुबह सुबह जब ये अपने भगवान को याद करते थे, अपने पिता को याद करते थे, सूर्य भगवान के सामने जब ये हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, तो इनसे कोई भी कुछ मांग लेता था तो ये सामने वाले को बिना देखे बच्चों सोना चांदी दान करने का क्या किया करते थे? काम किया करते थे। गरीबों को बहुत बड़े स्तर पे सोना और चांदी दान किया, इसीलिए इन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। और जिस तालाब के किनारे खड़े होकर ये गरीबों को सोना और चांदी दान करने का काम किया करते थे, उसी तालाब को आज कर्ण तालाब या कर्ण झील के नाम से जाना जाता है। हरियाणा सरकार के द्वारा इसे जो पर्यटन स्थल घोषित किया गया था वो 1972 में घोषित किया गया था। तो आपसे ये पूछा जाए कि इसे पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया, तो बच्चों ये पर्यटन स्थल घोषित किया गया 1972, 1972 के अंदर पर्यटन स्थल इसे घोषित किया गया था। करण झील के पास ही है एक होटल जिसे हरियाणा पर्यटन निगम चलाता है, उसका नाम है ओएसिस, ओएसिस पर्यटन स्थल। बच्चों ये ओएसिस पर्यटन स्थल भी कहाँ है? उचाना के अंदर है। और ये उचाना नाम का जो गांव है, ये नेशनल हाईवे 44 पे आता है। तो दोनों के दोनों ये पर्यटन स्थल आपको ध्यान रखना है कौन से नेशनल हाईवे पे आते हैं? 44 पे। और जो भी पर्यटन स्थल नेशनल हाईवे पे मैं लिखवाऊं, वो सारे के सारे पर्यटन स्थल राजमार्ग पर्यटन स्थल कहलाते हैं। उन्हें हाईवे टूरिज्म में काउंट किया जाता है। नेशनल हाईवे 44 के ऊपर ये क्या है? स्थित है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे यहां पर छावनी चर्च टावर।
छावनी चर्च टावर, ये भी कहाँ है बच्चों? करनाल के अंदर। जो कल मैंने आपको एक चर्च लिखवाई थी, सेंट जेम्स चर्च, वही है ये। नेक्स्ट है बच्चों बादशाही पुल। बादशाही पुल ये भी कहाँ है? करनाल के अंदर है। नेक्स्ट है विक्टोरिया हॉल। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर बच्चों अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर एक हॉल बनवाया गया, उसी को विक्टोरिया हॉल बोलते हैं। बताया जाता है कि महात्मा गांधी की जब हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो महात्मा गांधी की हत्या किए जाने के बाद करनाल के लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन किया था, और वो शोक सभा करनाल के जिस हॉल के अंदर आयोजित की गई थी बच्चों, वो विक्टोरिया हॉल है। तो आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद या मृत्यु के बाद भी लिख सकते हो, करनाल में शोक सभा का आयोजन। करनाल में शोक सभा का आयोजन बच्चों इसी विक्टोरिया हॉल में किया गया था। और जब लोग इस शोक सभा में आए थे तो लोगों ने बोला कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया तो कब की जा चुकी है ऊपर, और अभी अभी हमारे महात्मा गांधी जी भी पहुंचे हैं ऊपर, तो हम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसे क्यों जाने, हम अपने महात्मा गांधी के नाम पर इस हॉल का नाम रखते हैं। और वर्तमान में इसको बच्चों गांधी मेमोरियल हॉल कहा जाता है। तो हरियाणा के अंदर गांधी मेमोरियल हॉल कहाँ होगा? करनाल के अंदर होगा। तो वर्तमान में इसका नाम आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में नाम है बच्चों गांधी मेमोरियल हॉल। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर एक तालाब है जिसे हम बोलते हैं पराशर तालाब। पराशर तालाब, पराशर तालाब जो है बच्चों ये बहलोलपुर गांव के अंदर है। बहलोलपुर गांव करनाल। पराशर तालाब महाभारत युद्ध से जुड़ा हुआ है, और आप सभी को पता होगा कि जब भी दुर्योधन को डर लगता था, जब भी दुर्योधन के ऊपर मौत का खतरा आता था, तो दुर्योधन अपने लिए सबसे जो सुरक्षित स्थान चुनता था छिपने के लिए, वो पानी को, क्योंकि उसको पानी के नीचे छिपने की एक अद्भुत कला आती थी। और बताया जाता है महाभारत युद्ध के दिनों में वो कई जगह के ऊपर बने हुए तालाब के पानी के नीचे जाके छिपा था। सबसे ज्यादा बार वो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पानी के नीचे छिपा था। तो बच्चों कुरुक्षेत्र के साथ लगते करनाल के इस बहलोलपुर गांव के अंदर बने हुए पराशर तालाब में भी एक बार दुर्योधन पानी के नीचे जाके छिपा था, और इसको देख लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। और भगवान श्री कृष्ण इस तालाब के पास पहुंचते हैं और दुर्योधन का मजाक उड़ाते हैं। मजाक वो सहन नहीं कर पाता और पानी से ठीक ऊपर आता है, और भगवान श्री कृष्ण उसकी मुंडी पकड़ के ले जाते हैं वापिस कुरुक्षेत्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा तालाब था जहां दुर्योधन पानी के नीचे जाकर छिपा था और भगवान श्री कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाकर उनको बाहर निकालने का काम किया था। वो तालाब कोई और नहीं, वो पराशर तालाब था। तो ध्यान रखना है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवान श्री कृष्ण द्वारा
दुर्योधन का मजाक उड़ाकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन का मजाक उड़ाकर उनको यहां से बाहर निकाला गया था बच्चों। तो सेम डिट्टो क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज में ध्यान रखना। पराशर तालाब के बाद अगला जो गांव है वो है गोंदर गांव। इसे गोंदर तीर्थ भी बोलते हैं। गोंदर तीर्थ, तीर्थ का मतलब पूजनीय होता है। और बच्चों ये पूजनीय क्यों है? क्योंकि यहां पर गौतम नाम के ऋषि ने क्या किया था? तप किया था। गोंदर गांव किसकी तपस्थली है? गौतम ऋषि की तपस्थली। गौतम ऋषि की ये क्या है? तपस्थली है। गौतम ऋषि की तपस्थली कौन सा गांव माना जाता है? गोंदर गांव माना जाता है। बच्चों बताया जाता है कि आज जब हम चांद की तरफ देखते हैं, चंद्रमा की तरफ देखते हैं, तो चांद के अंदर आपको बहुत सारे काले धब्बे नजर आएंगे। बताया जाता है कि यही वो ऋषि था जिसने चांद के अंदर धब्बे करने का क्या किया था? काम किया था। तो ध्यान रखना है। चंद्रमा में काले धब्बे स्थापित करने वाले ऋषि हैं बच्चों ये। गौतम ऋषि के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां पर पराशर ऋषि का तपस्थल। और पराशर नाम के ऋषि हैं महर्षि वेदव्यास के पिता। पराशर का मेला त्रावड़ी में लगता है, लेकिन पराशर ऋषि की तपस्थली आपसे कोई पूछे तो आप लोगों को बोलना है बहलोलपुर। बहलोलपुर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बहलोलपुर तीर्थ कहाँ स्थित है? करनाल के अंदर। बहलोलपुर तीर्थ से कौन से ऋषि संबंधित है? पराशर ऋषि। बहलोलपुर के अंदर कौन सा तालाब है? पराशर तालाब है, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा बच्चों वो होगा बस्तली तीर्थ। बस्तली जो तीर्थ है ये आपका करनाल और कैथल रोड के ऊपर है। एक वनस्थली है, वनस्थली थानेसर कुरुक्षेत्र में है। ये बस्तली है। बस्तली कहाँ है? करनाल के अंदर है। महर्षि वेदव्यास जी की तपस्थली है बच्चों ये। महर्षि वेदव्यास जी की ये क्या होगी? तपस्थली होगी। कीजिएगा जल्दी से नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भाई बैक नहीं होता है छोटे भाई, ठीक है सुनील, क्या बात है? बैक नहीं होता है।
चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट है बच्चों पुराना किला। इसे करनाल का किला भी बोलते हैं। पुराना किला या करनाल का किला। पुराना किला या करनाल का किला। बच्चों बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण जींद रियासत के शासक राजा गजपत सिंह ने 1764 में करवाया था। निर्माण 1764 राजा गजपत सिंह द्वारा। तो इसे राजा गजपत सिंह का किला भी बोल देते हैं। इसे राजा गजपत सिंह का किला भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहां पर मामा भाणजा सराय। मामा भाणजा सराय। मामा भाणजा जो सराय है ये गरोंडा के अंदर है। मामा भाणजा सराय गरोंडा करनाल में। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1637 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था बच्चों। मुगल शासक शाहजहां के समय मुसाफिरों के रहने हेतु एक सराय बनवाई गई जो आज नेशनल हाईवे 44 के ऊपर आने वाले घरोंडा के अंदर स्थित है। इसी को मामा भाणजा सराय बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पुरानी कोस मीनार। हरियाणा के अंदर इन कोस मीनारों की संख्या जो है वो 88 बताई जाती है और कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। लंबी दूरी के जितने भी यात्री होते थे उनके विश्राम करने हेतु कोस कोस के ऊपर जो मीनार खड़ी करवाई गई शेरशाह सूरी मार्ग के दोनों ओर, उन्हीं को कोस मीनार कहा जाता है। और ये पुरानी कोस मीनार जो आज भी सुरक्षित बताई जाती है ये कोहांड गांव में है। कोहांड गांव बच्चों गरोंडा तहसील का गांव है। कोहांड गांव गरोंडा तहसील का गांव है। नेक्स्ट यहां पर एक स्टेडियम भी है और वो सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पर है। उसे हम कर्ण स्टेडियम बोलते हैं। कर्ण स्टेडियम के साथ साथ यहाँ एक पार्क भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और उस पार्क का नाम है मेरे बच्चों अटल पार्क। अटल पार्क भी कहाँ है, करनाल के अंदर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यूरोपीय कब्रिस्तान। यूरोपीय कब्रिस्तान। यूरोपीय जो कब्रिस्तान है बच्चों ये भी आपका कहाँ है, करनाल में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कलंदर शाह का मकबरा। कलंदर शाह का मकबरा। और कलंदर शाह का मकबरा भी कहाँ है सर, करनाल में। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन ने। निर्माण किसने करवाया था,
ग्यासुद्दीन ने और ग्यासुद्दीन के द्वारा ही ये बनवाया गया था। ठीक है, मकबरा अलग होता है भाई, मकबरा सोनीपत के अंदर है। ठीक है, मकबरा अलग चीज होता है, सराय अलग चीज होता है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंजनथली की। नेक्स्ट जहां पर हमने बागवानी यूनिवर्सिटी पढ़ी थी, अंजनथली, तो बच्चों ये माता अंजनी को समर्पित है। माता अंजनी कौन? भगवान हनुमान जी की माता। तो माता अंजनी को समर्पित जो गांव है वो कौन सा होगा? अंजनथली होगा। नेक्स्ट हम यहां पे बात करें तो कुषाण स्तूप। स्तूप जो होता है वो आप सभी को पता होगा, बौद्ध धर्म का पूजनीय स्थान होता है, जो एक अर्ध गोलाकार आकृति का स्थान होता है। एक अर्ध गोलाकार आकृति की इमारत होती है स्तूप, जिसके साथ बौद्ध धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी होती है। और ये कुषाण स्तूप जो है ये असंध के अंदर है। असंध तहसील मैंने बताई आपको, विधानसभा क्षेत्र भी बताया, करनाल का ही भाग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों यहां पर कुंजपुरा के किले की। कुंजपुरा का जो किला है ये कुंजपुरा गांव में है। आपको पता होना चाहिए कि कुंजपुरा एक छोटी सी रियासत रही है इतिहास में, और इस रियासत की जो स्थापना है वो आपसे पेपर में पूछी जाएगी। और ध्यान रखना है, कुंजपुरा रियासत की जो स्थापना है बच्चों, वो निजाबत खान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? निजाबत खान के द्वारा बच्चों कुंजपुरा रियासत की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1729 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब करनाल का युद्ध हुआ था, तो करनाल का युद्ध हुआ था एक ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। और फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठों और अफगानों के बीच। अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली। तो ध्यान रखना है, नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं द्वारा युद्ध में सबसे पहले यही डेरा डाला गया था। मतलब वो यहीं पर रुकी थी बच्चों। देखिएगा, इतने खतरनाक क्वेश्चन हरियाणा जीके के अंदर बनते हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। कहीं आपको लगे कि कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं सर, मैं कोई अलग चीज नहीं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पेपर को एनालिसिस करके ही पढ़ाता हूँ।
और पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं ने कौन से स्थान पर सबसे पहले डेरा डाला था जब वो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा के पानीपत के मैदान में आए थे बच्चों। तो ध्यान रखना है बच्चों, उन्होंने डेरा डाला था सबसे पहले यहाँ, और यहाँ पर डेरा डालने के बाद वो आगे बढ़े थे पानीपत की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर रुके थे पंजाब से आके, उसके बाद वो आगे बढ़े थे। तो ये आपका कुंजपुरा का किला होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कोई और पर्यटन स्थल तुम लोगों के दिमाग में हो? मेरे तो सारे के सारे आ चुके हैं दिमाग से, तो इतने पर्यटन स्थल आप लोगों को ध्यान रख लेना है। बिल्कुल 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया था ये युद्ध। बाकी जो सारे के सारे हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलेगा, एक और मेरे गांव है यहाँ पर दिमाग में, नारायणा गांव। ये एक और नया क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। नारायणा गांव करनाल का है बच्चों, और ये मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा बसाया गया था। मुगल शासक ये औरंगजेब के द्वारा बसाया गया था बच्चों। तो इसी के साथ ये हमारा पर्यटन होता है करनाल का कंप्लीट। और पर्यटन के बाद अब हम चलते हैं बच्चों महान व्यक्तित्वों पर, ग्रेट पर्सनालिटी के ऊपर। महान व्यक्ति तो आप सारे के सारे जानते होंगे। यहाँ पर कौन कौन वो व्यक्ति पैदा हुए हैं जिन्होंने बच्चों नाम कमाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे, वो है अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कल्पना चावला की। कल्पना चावला का जो जन्म हुआ बच्चों, तो इसके जन्म को लेकर ही बहुत सारे बच्चों में डाउट रहता है, क्योंकि दो जन्म की तारीख हम देखते हैं। एक तो इसका जन्म बताया जाता है 1 जुलाई 1961 को, और कई जगह इसका जन्म बताया जाता है 17 मार्च 1962 को। लेकिन सर यदि दोनों पेपर में आ जाए तो हम कौन सा करें? तो आप लोगों को 1 जुलाई 1961 करना है बच्चों। 1 जुलाई 1961 यदि दोनों ऑप्शन में एक साथ आ जाते हैं तो आप 1 जुलाई 1961 के साथ जाइएगा, और यदि अलग अलग आते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 मार्च दे रखा है तो ये कर देंगे, 1 जुलाई दे रखा है तो ये कर देंगे। कल्पना चावला के बचपन का जो नाम था, कल्पना चावला के बचपन का जो नाम था बच्चों वो मोंटो था। मोंटो, मोंटो बोलना है, मोटो नहीं बोलना, ठीक है। घर में प्यार से इसे मोंटो बोला करते थे। बात करें इनके पिताजी के नाम की, तो वो बनारसी लाल चावला थे। बनारसी लाल चावला। बात करें माता की, माता जो थी वो संजयती देवी थी। बात करें इनके पति की, पति का नाम था जॉन पियरे हैरिसन। जॉन पियरे हैरिसन। बात करें शुरुआती शिक्षा की, तो इनकी जो स्कूली शिक्षा है जिसे हम शुरुआती शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, वो टैगोर बाल निकेतन स्कूल से हुई थी बच्चों।
टैगोर बाल निकेतन, ठीक है। टैगोर बाल निकेतन जो स्कूल है ये करनाल का ही स्कूल है। अंतरिक्ष में जाने की इच्छा स्कूली दिनों से इनकी थी, तो फिर इन्होंने इंजीनियरिंग की। और कौन सी इंजीनियरिंग की? स्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी हम बोल सकते हैं। और स्पेस इंजीनियरिंग की जो शिक्षा है बच्चों, इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पूरी की। उन्नीस के अंदर ये अमेरिका चली जाती हैं। वहीं पर इनकी मुलाकात होती है फ्रांस के एक वैज्ञानिक जॉन पियरे हैरिसन के साथ। और फिर प्यार हो जाता है, और प्यार हो जाने के बाद लास्ट जो अंजाम होता है वो शादी का ही होता है बच्चों, ठीक है। तो दोनों की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग की। 1982 में ये अमेरिका चली जाती है, और इनका सपना था कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा के अंदर ये काम करे। और 1994 में बच्चों इनका ये सपना भी पूरा होता है। और 1994 में दुनिया की सबसे बड़ी जो स्पेस एजेंसी है नासा, उस नासा में बच्चों इनका क्या हो जाता है? चयन हो जाता है। फिर नासा के द्वारा इनको एक मिशन पे भेजा जाता है पहली बार। और ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार अंतरिक्ष में गई। अंतरिक्ष का मतलब स्पेस होता है। और कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे को अंतरिक्ष की डेफिनेशन दे दे कि किसे बोलते हैं हम अंतरिक्ष, क्या होता है स्पेस? तो मेरे को कोई ऐसा बच्चा जो कमेंट के अंदर बता दे कि अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है। अब अंतरिक्ष को तुम स्पेस मत बोल देना, वो तो तुम इंग्लिश में बोल रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर मीनिंग पूछ रहा हूं, अर्थ पूछ रहा हूं। तो बच्चों अंतरिक्ष में 2 बार इन्होंने उड़ान भरी है। दोनों की दोनों बार जिस यान के अंदर बैठ के ये अंतरिक्ष में गई थी उस यान का नाम है कोलंबिया। कोलंबिया यान। पहली बार जब इसने उड़ान भरी तो बच्चों वो वर्ष था 1997। और दूसरी बार जब इन्होंने उड़ान भरी थी वो तारीख थी 16 जनवरी 2003। 16 जनवरी 2003। अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष का मतलब होता है मेरे बच्चों वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जहां पर गैसों में स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं हमेशा कि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, होती वो 20.93% है, लेकिन हम 21% अप्रोक्सीमेट बोल देते हैं। तो बच्चों ये 21% हम कहां तक बोल पाते हैं? क्या पूरे के पूरे वायुमंडल में? पूरा का पूरा वायुमंडल पृथ्वी का 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऊंचाई के अंदर, तो 10,000 किलोमीटर तक कोई इतनी ऑक्सीजन नहीं है। यदि इतनी ऑक्सीजन हो जाती तो स्पेस में जाने वाले मेरे बच्चों फिर वो ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं लेके जाते। तो कहने का मतलब है कि वायुमंडल के अंदर जहां पर गैसों के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है, वो सिर्फ 100 किलोमीटर तक रहती है, मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है इनकी परसेंटेज में देखने को मिलेगा। वहां पल में ऑक्सीजन हो जाएगी 5% और पल में हो जाएगी 15%, यानी कि गैसों के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। जहां गैसों में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो हमारा बच्चों जीना भी वहां क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 100 किलोमीटर के ऊपर जाते ही वो क्या शुरू हो जाता है? अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? जहां पर गैसों के अंदर स्टेबिलिटी क्या हो जाए? खत्म हो जाए, उसी को हम स्पेस बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल। यहां तक बातें समझ में आई? ठीक है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली ये दूसरी भारतीय है बच्चों। अंतरिक्ष में जाने वाली अंतरिक्ष में जाने वाली ये दूसरी भारतीय और
प्रथम भारतीय महिला है। बच्चों इससे पहले राकेश शर्मा भी चंद्रमा पे जा चुके थे, तो भारतीय कौन सी होंगी, दूसरी होंगी। लेकिन राकेश शर्मा आदमी थे, तो महिला कौन सी होगी, पहली कल्पना चावला होगी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय और पहली भारतीय महिला है। इनको बच्चों स्पेस क्वीन या हिंदी में बोल देंगे अंतरिक्ष की रानी। लोगों ने बाद में क्या बोला, स्पेस क्वीन व अंतरिक्ष अंतरिक्ष की रानी कहा जाता है। बताया जा रहा है जब ये अपने मिशन को पूरा करके वापस आ रही थी, तो पृथ्वी के ऊपर आने से 16 मिनट पहले ही एटमॉस्फेयर में बच्चों इनका विमान क्रैश कर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये 1 2 3, 1 2 3 का मतलब है 1 तारीख, दूसरा महीना 2003 की साल, 1 फरवरी 2003 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मृत्यु हो जाने के बाद इनके नाम पर बहुत सारी चीजें स्थापित की गई, कुछ पुरस्कार शुरू किए गए, जिसमें बच्चों हम बात करें तो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार शुरू किया गया। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार वर्ष 2010 में शुरू। कल्पना चावला के नाम पर शौर्य पुरस्कार कब शुरू किया गया, 2010 में। ये पुरस्कार बच्चों जो दिया जाता है, ये दिया किसे जाता है, जोखिम भरे काम करने वाली महिलाओं को। पर्वतारोहियों को ये सबसे ज्यादा बार दिया गया है। और ये दिया जाता है प्रति वर्ष 8 मार्च के दिन। 8 मार्च का जो दिन होता है वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसकी जो पुरस्कार राशि रहती है बच्चों, वो प्रेजेंट टाइम में 1 लाख रुपए है। शुरुआत हुई थी 51,000 से, लेकिन अब इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, 1 लाख रुपए। ठीक है। फिर कल्पना चावला सौर पुरस्कार भी शुरू किया गया। ये बच्चों वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो सौर ऊर्जा के ऊपर काम करते हैं। उनको हरियाणा सरकार की तरफ से कल्पना चावला सौर पुरस्कार क्या है, दिया जाता है। फिर कल्पना चावला तारामंडल की भी स्थापना की गई इन्हीं के नाम पर। 2017 के अंदर हमने कल पढ़ा था, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी खोला गया। कल्पना चावला तारामंडल, जब भी थानेसर से पेहवा जाते हो बस में बैठ के, तो बच्चों ड्राइवर साइड बैठ के जाओगे ना, राइट हैंड साइड आपको नजर आएगा कल्पना चावला तारामंडल। ये थानेसर के अंदर है। ठीक है। 2007 में ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। दो हजार सात में ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा,
पहली शख्सियत हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कल्पना चावला से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज की क्लास से पक्का पेपर में तुम्हें छपा मिलेगा बच्चों। चलो अगली जो शख्सियत है वो पढ़ेंगे फिर। अगली शख्सियत है सिभा मोगन, या मैगन भी बोल देते हैं। सिभा मोगन जो है ये पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी। पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी, ठीक है। वर्तमान में बच्चों भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की ये कोच हैं। वर्तमान में भारतीय महिला टीम कोच। अब टीम तो कौन सी होगी, बास्केटबॉल की ही होगी ना, कबड्डी की कोच थोड़ी होगी। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय जो मैच हुए हैं बास्केटबॉल में, वहां पर रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय महिला भी सिभा मोगन है। अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी की भूमिका, मेरे को जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो कि जो भी बेस्ट रेफरी होगा हरियाणा से संबंध रखने वाला, उसे हरियाणा सरकार खेलों में कौन सा पुरस्कार देती है, रेफरी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कमेंट आने दीजिएगा जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय मैच में रेफरी की भूमिका निभाने वाली प्रथम भारतीय महिला है बच्चों ये। इसीलिए इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की रानी के नाम से भारत में किसे जाना जाता है, इसी को जाना जाता है। क्वीन ऑफ बास्केटबॉल या बास्केटबॉल की रानी। बच्चों बास्केटबॉल के एक और बेहतरीन खिलाड़ी यहां से आते हैं जिनका नाम है अजमेर चोपड़ा। अजमेर सिंह चोपड़ा। अजमेर सिंह चोपड़ा का जन्म हुआ रुकनपुर गांव के अंदर, और रुकनपुर गांव है करनाल जिले का गांव। ये बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं बच्चों, 6.5 फीट इनकी हाइट थी। बास्केटबॉल गेम के अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं और हाइट वाला खिलाड़ी ही यहाँ पर जीतता है। बास्केटबॉल ये खिलाड़ी रहे हैं अजमेर सिंह चोपड़ा। 1982 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। और बास्केटबॉल के क्षेत्र में यदि मैं चर्चा करूं तो ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं हरियाणा से। पहले हैं खुशीराम, जिन्हें आप एशिया में स्कोरिंग रन या रन स्कोरिंग के नाम से जानते हैं, स्कोरिंग मशीन बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा बास्केटबॉल के अंदर स्कोर करते थे। तो बच्चों खुशीराम के बाद दूसरे नंबर पे हैं अजमेर सिंह चोपड़ा, जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो 1982 में अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये दूसरे खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल के हरियाणा से जिनको खुशीराम के बाद दूसरा अर्जुन अवार्ड मिला है। अजमेर सिंह चोपड़ा के बाद
बात करते हैं हरप्रीत सिंह की। हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी के पद पर कार्यरत है हरप्रीत सिंह, और प्रसिद्ध शूटर हैं बच्चों, निशानेबाज। अब तो ये कोचिंग देते हैं और हरियाणा पुलिस की नौकरी करते हैं, डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं, प्रसिद्ध शूटर है। और शूटिंग जो होती है वो अलग अलग मीटर की होती है। तो ये 25 मीटर रैपिड शूटर हैं। इनके नाम उपलब्धि क्या है? जो दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, जिन्हें आप राष्ट्रमंडल खेल बोलते हो, पहले इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 जो दिल्ली के अंदर खेले गए, वहां पर बच्चों इन्होंने जीता कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक ये जीत के लेके आए थे। ठीक है, फिर डीएसपी बना दिए गए। इन्हीं का शिष्य है, इन्हीं से बच्चों कोचिंग करता है अनीस बनवाड़ा। पेपर में ये पूछा भी गया था, अनीस बनवाड़ा का संबंध कौन से गेम से है? तो सेम गेम है बच्चों, हरप्रीत सिंह से ही ये कोचिंग लेते हैं। हरप्रीत सिंह इनके कोच हैं, अनीस बनवाड़ा के। ये प्रसिद्ध शूटर हैं और ये भी 25 मीटर रैपिड पिस्टल के शूटर हैं। 10 मीटर भी होता है, 25 मीटर भी होता है। ठीक है, और इन्होंने बच्चों कॉमनवेल्थ गेम हुए गोल्ड कोस्ट के अंदर, गोल्ड कोस्ट के अंदर 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, एशियन गेम हुए थे जकार्ता में, और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2018 गोल्ड कोस्ट में। और इन्होंने भी बच्चों कौन सा पदक जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक। अगली शख्सियत है विक्रमजीत विरक। विक्रमजीत विरक जो है बच्चों, ये बॉलीवुड अभिनेता है, करनाल में पैदा हुए हैं। विरक से एक और ध्यान रख लेना, मेहताब विरक। अब याद तो कर लोगे ना तुम सारे के सारे बच्चे? कहीं तुम मेरी मेरी मेहनत करवाते हो। ठीक है, तो तुम लोगों को डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे और आप नौकरी पक्का लगो। तो नौकरी लगने वाले बच्चे पढ़ाने में ही मेरे को मजा आता है, ज्यादा भीड़ पढ़ाने में मेरे को मजा नहीं आता। ठीक है, मेहताब जो विरक है, जो मेरे साथ मेहनत करना चाहता हो, बस उसी को पढ़ाने से मतलब रखता हूं मैं, इसलिए यूट्यूब वगैरह पे कम पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, मेहताब विरक, मेहताब जो विरक है बच्चों, ये पंजाबी सिंगर है। तो एक वादा मेरे से कर दो तुम कि जितना पढ़ाता हूं अगले दिन उंगलियों पे होना चाहिए। जितना पढ़ाता हूं उंगलियों पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मेरा जो स्टूडेंट है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो हरियाणा जी के पढ़ाने वाले टीचरों से ऊपर हो। बाकी जगह जो हरियाणा जी के टीचर पढ़ाते हैं उनसे ऊपर नॉलेज रखता हो हरियाणा जी के अंदर, तो ऐसे तुम लोगों को मैं तैयार करने वाला हूं। ठीक है, तो तुम लोग एक वादा कर दीजिएगा कि डेली जरूर पढ़ेंगे, चाहे कम पढ़ें। यानी कि कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन हम हरियाणा जी के ना पढ़ें। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, लापरवाह नहीं होना है। बिल्कुल, नौकरी लगनी है तो करना ही करना पड़ेगा भाई, कोई इलाज भी नहीं है। ये बात भी सही लिखा है। सीईटी क्वालिफाई होगा क्या सर? बिल्कुल होगा भाई, क्वालिफाई क्यों नहीं होगा? ठीक है, क्वालिफाई हो जाएगा, चलेगा। मेहताब विरक के बाद अगली शख्सियत है यहां पर अश्विनी कुमार चोपड़ा। अब अश्विनी कुमार चोपड़ा आप लोगों ने नाम तो पक्का सुना होगा। अश्विनी कुमार चोपड़ा कौन है सर? ये जो अश्विनी कुमार चोपड़ा है ना, ये 16वीं लोकसभा में करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे, पूर्व सांसद। 2020 में इनकी मृत्यु भी हो गई।
ठीक है, लेकिन सर हमारे लिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि ये पंजाब केसरी अखबार के संपादक रहे हैं बच्चों। आपसे पूछेगा कि हरियाणा से एक ऐसे सांसद जो पंजाब केसरी अखबार के भी संपादक रहे, वो कौन? आप बोलेंगे करनाल से 16वीं लोकसभा के अंदर चुने गए अश्विनी कुमार चोपड़ा। ठीक है, अब 17वीं लोकसभा में तो करनाल से संजय भाटिया है, इससे पहले अश्विनी कुमार चोपड़ा थे, ये पंजाब केसरी अखबार के संपादक रहे हैं, एडिटर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। अश्विनी कुमार चोपड़ा के बाद नेक्स्ट जो शख्सियत है वो है यहां से लियाकत अली। लियाकत अली, लियाकत अली जो है बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था वो करनाल में हुआ था। ठीक है, ये वित्त मंत्री भी रहे, ये वित्त मंत्री भी रहे, और जब बंटवारा होता है तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली को बना दिया जाता है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का जन्म हरियाणा के कौन से स्थान पे हुआ था? करनाल के अंदर। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। और 1951 के अंदर एक सिरफिरे ने बच्चों गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी आज़ादी के बाद गोली मार के हत्या कर दी गई हो। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड रहता है कि जो मेन आदमी होता है वो भी निशाने पे रहता है लोगों के। ठीक है, तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं लियाकत अली, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद है बच्चों इशिता कात्याल। इशिता कात्याल, सर ये कौन है इशिता कात्याल? इशिता कात्याल जो है ये प्रसिद्ध लेखक हैं। छोटी सी लड़की है, बहुत अच्छी रचनाएं इनकी रहती हैं, ये प्रसिद्ध लेखक हैं। उसके बाद है कौटिल्य पंडित। कौटिल्य पंडित को सारे के सारे बच्चे जानते होंगे। एक छोटा सा लड़का है जो कई इवेंट में जा चुका है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इनकी प्रशंसा कर चुके हैं। इनकी मेमोरी बहुत जबरदस्त है, कैचिंग पावर बहुत जबरदस्त है, कुछ भी पूछ लो गूगल की तरह बच्चों तुरंत बता देता है। तो कौटिल्य पंडित जो है ये कोहांड गांव में पैदा हुआ, वही कोहांड गांव जहां पर हमने कोस मीनार पढ़ी है। कोहांड गांव करनाल जिले का ही गांव है, नेशनल हाईवे 44 के ऊपर आता है। और जब ये गूगल की तरह सारी बातें फटाफट बोलता है तो लोगों ने इसे बोलना शुरू कर दिया गूगल बॉय। तो गूगल बॉय ऑफ हरियाणा। अब गूगल बॉय तो मिल चुका है, गूगल गर्ल आज तक नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ लापता है गूगल गर्ल हरियाणा की। तो गूगल बॉय ऑफ हरियाणा। लड़के इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं लड़कियों से, लेकिन आजकल लड़कों का दिमाग पता नहीं कहाँ गया हुआ है। लड़कों का जो दिमाग है रील देखने में ज्यादा चला गया, इसलिए लड़कियां जो है ना वो डे बाय डे लड़कों से आगे निकलती जा रही है। ठीक है, गूगल बॉय ऑफ हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध। यदि सारे के सारे लड़के एक बार अपने गोल की तरफ ध्यान लगा लेना तो पक्का उनको कोई नहीं रोक सकता है। ये लड़के के अंदर बहुत ज्यादा डेडिकेशन होता है ना। स्कूल कॉलेज के टाइम जिसके पीछे तुम पड़ जाते थे उससे हाँ पर वाकई मानते थे। तो तुम यहीं से आइडिया लगा लो, यदि तुम नौकरी के पीछे पड़ जाओ ना तो नौकरी बच्चों अपने आप हाँ भर देगी तुम लोगों के लिए कि चल मैं तैयार हूं तेरे घर चलने के लिए। बस तुम्हें थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा नौकरी के प्रति, है ना। डेडिकेशन आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डेडिकेटेड बच्चे आप बन जाओगे। चलो अगली जो शख्सियत है वो है तुषार वशिष्ठ। तुषार वशिष्ठ, तुषार वशिष्ठ जो है मेरे बच्चों ये प्रसिद्ध बिजनेसमैन है।
ये प्रसिद्ध बिजनेसमैन है, प्रसिद्ध उद्यमी है, ठीक है। एक एप्लीकेशन है बच्चों, हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी इशू होंगे, हेल्थ से जुड़े हुए कोई भी इशू आप ऐप के जरिए जानना चाहते हो, ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि आदमी खुल के नहीं बता पाता है, ठीक है। तो फिर एप्लीकेशन पे जाके वो अपनी पूरी की पूरी बीमारियां बता सकता है, शरीर में कोई कमी हो, ठीक है। तो मेरे बच्चों, इन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन स्टार्ट की जिसके चलते आदमी घर बैठे बैठे अपनी सलाह ले सकता है। यहाँ पर डॉक्टरों का पूरा पैनल बैठता है और यह है हेल्थीफाई ऐप, जिसका मुख्यालय बेंगलोर के अंदर है। और इस ऐप के जो फाउंडर हैं वो अपने करनाल में पैदा हुए तुषार वशिष्ठ हैं। तो जल्दी से कीजिएगा नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर कई किताब से पढ़ लिया करनाल, आपने जैसा पढ़ाया ऐसा नहीं पढ़ा, चलिएगा बच्चों, ठीक है। तो हरियाणा जी के तुम कई किताबों से पढ़ चुके होंगे, लेकिन जैसी यहाँ पढ़ोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगी कहीं पर भी। पूरा हरियाणा घूम लेना तुम, 22 के 22 जिले, ठीक है। तभी तो बच्चों बैच की फीस इतनी है ना। तो जितना पैसा तुमने लगाया है वो पैसा तुम्हारा वसूल हो जाएगा। ठगा हुआ बिल्कुल भी महसूस नहीं करोगे तुम ठगा हुआ महसूस नहीं करोगे कि मैंने वैसे ही पैसा लगा दिया यार, ठीक है। जितनी अपेक्षा तुमने की होगी उससे ज्यादा मिलेगा। तुम्हें यह लगेगा कि यार कम पैसे में है बैच, और ज्यादा पैसा ले लेना चाहिए था सर। हाँ देखो, अब बच्चों का मैसेज आना स्टार्ट हो गया ना कि फीस कम है। बिल्कुल फीस कम है, मेहनत को देखते हुए फीस कम है, लेकिन इतनी फीस भी मैं ज्यादा नहीं रखता कि बच्चों की पहुंच से दूर हो जाए और जिसके पास पैसा है सिर्फ वही पढ़ पाए, ठीक है। तो पढ़ने का हक सभी को है, तो इसलिए थोड़ी सी एवरेज फीस रखी है और काफी है। सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। बस आप लोग फीस कम है ये मानते हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने का काम क्या करो। मैं देखता हूं कि बच्चे सहायता नहीं करते बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों नहीं करते, मेरे से क्या दुश्मनी है ऐसी, ठीक है। और जितने भी भजन रागनी गाने वाले टीचर हैं उनके लिए बच्चे स्टेटस तक लगाते हैं। कमाल कर देते हो यार तुम लोग। फिर नौकरी लगने वाले बच्चों की ये पहचान नहीं होती, पता नहीं क्यों सिस्टम है। चलो भगवान उनका भी भला करेगा जो साथ दे रहे हैं, और उनका भी भला करे जो साथ नहीं दे रहे हैं, जो अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, स्वार्थी किस्म के बच्चे हैं जो। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा, चलिएगा फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें करेंगे। सर कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। कंपटीशन बच्चों मेरे पढ़ाने से नहीं ज्यादा होगा, कंपटीशन तो होगा जब आप सारे के सारे बच्चे जी तोड़ मेहनत करेंगे, ठीक है। आप जब ज्यादा पढ़ोगे ना तो कंपटीशन अपने आप हो जाएगा। अब देखेगा बहुत सारे बच्चों ने ये बैच परचेज कर रखा है, बहुत सारे बच्चे इस बैच के अंदर एनरोल हैं, लाइव कम आते हैं, लाइव पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। और यदि इससे भी लाइव कम हो जाएंगे ना, अब देखिएगा कम ही बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव, हो सकता है किसी को सुबह काम हो, किसी को कुछ हो, हालांकि एनरोलमेंट बहुत है बच्चों का, ठीक है। हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, बहुत अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट किया। अब इससे भी यदि कम आते गए तुम लाइव, तो फिर समझ लेना मैं रिकॉर्डेड वीडियो तुम लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा। फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा एक एक दिन में 4 4 वीडियो, ठीक है। अब मेरे को भी मजा तभी आएगा ना जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आके पढ़ेंगे। मैं तो लाइव आके पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन यदि तुम लाइव आके पढ़ना ही पसंद नहीं करोगे तो फिर हम क्या करेंगे, एक एक दिन में 4 4 वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर मैं अपने आप डालता रहूंगा। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मुफस्सर उल हक की। अब देखिएगा एक और नया नाम तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं करनाल के अंदर। मुफस्सर उल हक, मुफस्सर उल हक जो है बच्चों, ये करनाल में पैदा हुए और ये रहे हैं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर।
पाकिस्तान की टीम में बच्चों ये खेलते रहे हैं। 1965-66 की मैं बात बता रहा हूं, और इनका जन्म हुआ था हरियाणा के करनाल में। तो पूर्व पाकिस्तानी ये क्या हुए हैं, क्रिकेटर हुए हैं, मुफस्सर उल हक। नेक्स्ट है बच्चों क्रिकेट के अंदर ही नवदीप सैनी। नवदीप सैनी को कौन नहीं जानता, सारे के सारे बच्चे जानते हैं नवदीप सैनी को, जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं। नवदीप सैनी जो है ये तरावड़ी के अंदर पैदा हुए। और तरावड़ी किसका हिस्सा है, करनाल का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, भारतीय वनडे, भारतीय वनडे, वनडे का मतलब जो एक दिन में निपट जाए, भारतीय वनडे टीम में चयनित, वनडे गेम खेलने वाले भारतीय टीम में चयनित 229वें खिलाड़ी हैं बच्चों। ये पेपर में पूछा गया था, पेपर में पूछा गया था, नवदीप सैनी भारतीय क्रिकेट वनडे टीम में खेलने वाले कौन से खिलाड़ी रहे, 229वें। तो अब टेस्ट में कौन से, वनडे पूछ लिया है तो टेस्ट भी तो पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है वो। भारतीय टेस्ट टीम, भारतीय टेस्ट टीम में चयनित है बच्चों वो 299वें खिलाड़ी, 299, 299। मीडियम पेस बॉलर हैं, और बॉलरों के लिए बच्चों यूज किया जाता है एक्सप्रेस वर्ड। तो भारतीय मीडिया इन्हें बोलती है तरावड़ी एक्सप्रेस। जब भी विकेट ले लेते हैं 3-4 तो मीडिया में फिर बच्चों छा जाते हैं बॉलर, और इनको लोग बोलते हैं तरावड़ी एक्सप्रेस। वनडे की हम बात करें तो वनडे के अंदर इन्होंने अपना जो डेब्यू मैच खेला था, डेब्यू का मतलब होता है जो पहला मैच होता है, तो वनडे में इन्होंने डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और टेस्ट के अंदर इन्होंने डेब्यू किया था मेरे बच्चों ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ। ठीक है, ये है नवदीप सैनी। तो नवदीप सैनी का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एक है प्रेम गोपाल सेठी। पीजी सेठी ने बोलते हैं प्रेम गोपाल सेठी। करनाल में पैदा हुए प्रेम गोपाल सेठी ये पूर्व गोल्फर हैं बच्चों। गोल्फ सबसे महंगा गेम होता है, पूर्व गोल्फर है पीजी सेठी, इन्हें बोलते हैं प्रेम गोपाल सेठी या पीजी सेठी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्ण मोहन। एक और शख्सियत याद रख लेना। कितनी शख्सियत हो चुकी है टोटल, 15-16 तो हो चुकी होंगी ना। तो किसी भी किताब के अंदर तुम्हें 15-16 शख्सियत करनाल से नहीं मिलेगी, और ये वो शख्सियत है जो पेपर में छपेंगी पक्का। कृष्ण मोहन, कृष्ण मोहन जो है ये पूरो, पूरो तो क्या बोलेंगे, प्रसिद्ध बोल देंगे, उर्दू कवि हैं बच्चों। नाम तो तुम्हें हिंदी भाषा जैसे नजर आएगा, लेकिन कवि कौन सी भाषा के हैं, उर्दू। नेक्स्ट है रीमा बंसल। रीमा बंसल ये हैं बच्चों प्रसिद्ध चित्रकार। ये है प्रसिद्ध चित्रकार। ठीक है, तो ये कुछ शख्सियत है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य
करनाल जिले से जो क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जाएंगे और इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्य के साथ हम जिले को क्या किया करेंगे, कंप्लीट किया करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 जिले थोड़े से लेंथी हैं जहां पर बातें ज्यादा होंगी, उसके बाद एक क्लास या 1.5 क्लास में ही आपका एक जिला कंप्लीट हो जाया करेगा। कहीं तुम सोचो कि सर 2 महीने में तो जिले ही होंगे, है ना, ऐसा नहीं है। और आज शाम को भी हो सका, मेरा मूड बना तो एक क्लास और मैं शाम को ले लूंगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में आप लोगों को पता चल जाएगा जब भी मैं क्लास लूंगा। महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटा छोटा करके लिखेंगे, दानवीर करण, दानवीर करण और सूर्य भगवान, दानवीर करण व सूर्य भगवान की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? करनाल से प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? करनाल से प्राप्त हुआ है। सबसे पहला वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए, बच्चों जो दुखी महिलाएं हैं, घरेलू हिंसा का शिकार है, उनके रहने के लिए वन स्टॉप सेंटर, सेंटर का नाम है सखी। सबसे पहला वन स्टॉप सेंटर सखी करनाल में बच्चों स्थापित किया गया। करनाल में स्थापित किया गया। यदि हम बात करें इस सेंटर की स्थापना की, तो 2015 के अंदर बच्चों ये खोला गया था और 2015 के अंदर महिला व बाल विकास मंत्री कविता जैन ने इसका उद्घाटन किया था। हरियाणा का पहला जो फ्लाइंग क्लब है, हरियाणा का प्रथम फ्लाइंग क्लब, हरियाणा में 3 फ्लाइंग क्लब हैं बच्चों, या हम बोल सकते हैं एविएशन, एविएशन का मतलब उड्डयन होता है। ये भी कहाँ स्थापित? करनाल में। बात करें बच्चों स्थापना की, स्थापना है 1967। ठीक है, सीटी पेपर के अंदर पिंजौर फ्लाइंग क्लब के बारे में पूछा गया था आपसे, है ना। तो 3 फ्लाइंग क्लब हैं, एक करनाल के अंदर, एक पिंजौर के अंदर और एक हिसार के अंदर। सबसे बाद में हिसार के अंदर स्थापित किया गया था, सबसे पहला करनाल के अंदर, और बच्चों उसके बाद पिंजौर के अंदर, पिंजौर वाला 1991 के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही हम करेंगे, बाकी मिलेंगे हम अगली क्लास में इसी जगह इसी समय। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार, और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा। सिलेबस की चिंता मत कीजिएगा, पेपर से पहले इसी ढंग से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। काफी क्लासेस होंगी, बहुत सारा कंटेंट होगा, और एक बहुत बड़ी बुक
मेरे साथ आप नोट्स के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और जो व्यक्ति किताब अपने हाथों से लिखना जान लेता है उसके लिए वो सब्जेक्ट कभी भी मुश्किल नहीं हो सकता। यदि आपने आज तक इंग्लिश की कोई किताब लिखी होती तो इंग्लिश आपको मुश्किल नहीं लगती। यदि आपने हिंदी की कोई किताब लिखी होती तो हिंदी आपको मुश्किल नहीं लगती। यदि आपने मैथ्स को लेकर बच्चों कोई किताब लिखी होती तो आपको मैथ्स मुश्किल नहीं लगता। तो हरियाणा जीके की किताब आप मेरे साथ इसी बैच में लगातार इसी तरीके से लिखते रहेंगे। और खुद के द्वारा लिखे गए शब्द हमेशा खुद के होते हैं, और दूसरे के द्वारा लिखे गए शब्द जो तुम पीडीएफ मांग के बच्चों पढ़ते हो वो दूसरे के शब्द हैं, वो तुम्हारे दिमाग में इतनी आसानी से नहीं घुसेंगे। तो आसानी से दिमाग में घुसते हैं खुद के शब्द। तो पहले खुद के ऊपर काम करना आप शुरू करो, आपको पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। एस्टेट वाले जितने भी बच्चे हैं वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से है, जीके बाई संदीप सिवाच, ठीक है। बच्चों रात को है ना थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि रात को मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ, तो आपकी क्लास बहुत ज़्यादा मिस हुआ करेंगी रात को, बस दिक्कत ये है। वरना मैं रात का टाइम रख देता। अब सुबह का जो है ना वो 10-11 बजे के बाद आदमी निकलता है, कोई काम हो जाए, तो आपकी क्लास पक्का लेके जाऊँ, यही पर्पज़ से मैंने सुबह टाइम रखा है बस।